अब मैं आपको बताता हूं अगले चैप्टर के बारे में कि कैसे हिंदू आतंकवाद को लेकर एक गलत एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया और वो नैरेटिव कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो गया, कैसे खत्म हो गया और किस तरह से ये चीजें हुई, आज आपको उसको विस्तार से बताता हूं। हिंदू आतंकवाद, यह शब्द आपने पहले कुछ बार जरूर सुना होगा और पिछली सरकार में सुना होगा। 2014 के बाद से तो थोड़ा मामला कम हो गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो ये हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, वो आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से एजेंडाधारियों का चेहरा उतरने वाली बात हुई, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से लोग भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि जब यूपीए की सरकार थी तो आए दिन बम ब्लास्ट हुआ करते थे। इसमें से एक ब्लास्ट हुआ था 2008 में मालेगांव में, जिसे लेकर हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ी गई और सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा आतंकवाद के नाम से बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। इस प्रोपेगेंडा की पोल तो पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके केस में ऐसा निर्णय दिया जिसे सुनकर हिंदू आतंकवाद के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग फिर से एक्सपोज हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के एक आरोपी शरद समीर कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस में शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से यूएपीए लगाने की बात सामने आई, लेकिन उस समय यूपीए के जमाने में आरोपियों के नाम को देखकर इसे हिंदू टेरर से जोड़ दिया गया। हैरानी तो इस बात की है कि जो लोग हर बम धमाके के बाद कहते थे कि अरे आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, वही लोग बिना जांच पूरी हुए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की इतनी हड़बड़ी में थे कि आज उन्हें मुंह की खानी पड़ रही। जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाई गई और कैसे कैसे बयान हुए थे, आज आपको यह याद दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कैसे फेल हुई, वो सुनिए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी शरद कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। समीर शरद कुलकर्णी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मालेगांव ब्लास्ट के लिए केमिकल की व्यवस्था की थी। 5 सितंबर 2023 को शरद कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिसमें दावा किया कि उनके खिलाफ गलत तरीके से यूएपीए की धारा लगाई गई। यूएपीए को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लगाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित हो गई कि शरद कुलकर्णी के खिलाफ यूएपीए की धारा 45 के तहत 2011 में केंद्र सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी तक नहीं मिली, यानी इन पर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने याचिकाकर्ता और दूसरे आरोपियों को इस केस में फंसाया था। यह मामला तथाकथित भगवा आतंकवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को। इस मामले में एनआईए ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से 7 लोगों को कोर्ट ने साल 2017 में निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। लेकिन इस केस में कोर्ट के फैसले के पहले ही आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा पूरे जोर शोर से फैलाया गया और यह भी माना जाता है, कई लोगों का मानना है कि यह भी वोट बैंक विशेष के लिए, उसे खुश करने के लिए किया गया, तराजू बैलेंस करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में भी बताता हूं। मालेगांव ब्लास्ट यूपीए सरकार के उस दौर में हुआ था जब आए दिन देश में बम फूटा करते थे। अच्छा, लोग ये भी भूल गए कि कैसे उस जमाने में रोज बम फूटते थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चूंकि बम धमाके खत्म हो गए, लोगों के दिमाग से ये बात ही निकल गई। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट हुआ। इसमें कुल 7 लोग मरे, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस ने अभिनव भारत संस्था पर ब्लास्ट का आरोप लगाया। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका हटा दिया। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी। इसके अलावा शरद कुलकर्णी को भी जमानत मिली। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से राष्ट्र विरोधी धारा यूएपीए लगाई गई। मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस के कुछ नेता और यूपीए सरकार के मंत्री भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और इनमें एक नाम था दिग्विजय सिंह का, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी बताए जाते हैं, जो कई सालों बाद तक भी ऐसी ही बातें कर रहे थे।
सुनिए दिग्विजय सिंह का यह बयान, फिर आपको बताऊंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो कैसे हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया था। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। अब आपको कोई बयान दिग्विजय सिंह का याद आता है कि इससे पहले जितने ब्लास्ट हुए उसको लेकर उन्होंने कहा हो कि मुस्लिम धर्म के आतंकवादी पकड़े गए? कभी कोई बयान आपको याद आता है क्या? तब हमेशा कहा जाता रहा कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यहां विशेष तौर पर उनके मुंह से निकल रहा था कि हिंदू धर्म के आतंकवादी पकड़े गए। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह यह कहने लगे कि वो तो सिर्फ आरएसएस की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद कह ही नहीं रहे थे, जबकि वीडियो में सुनाई दे रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से यूपीए के जमाने में बड़े बड़े मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं। 2010 में गृह मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने कहा था कि भारत में युवकों और युवतियों को कट्टर बनाने के प्रयास बंद नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व में हुए कई बम विस्फोटों से भगवा आतंकवाद का हाल में नया स्वरूप सामने आया है। पिछले 3 सालों में देश भर में हुए धमाकों में अभिनव भारत और सनातन संस्था जैसे संगठनों को शामिल किया गया है। इसी तरह से यूपीए के जमाने में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे भी ऐसी ही बातें बोलते थे। 2013 में सुशील कुमार शिंदे क्या कहा करते थे, सुनिए जरा। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्फोट, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। आप सोचिए किस तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, ऐसे शब्दों को बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। कांग्रेस नेताओं के हिंदू आतंकवाद नैरेटिव पर आज पीएम मोदी ने भी जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के लिए षड्यंत्र रचा था। सुनिए प्रधानमंत्री को। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के ये तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से देश में हाहाकार मचने लगा, तो कांग्रेस ने एक और गहरी साजिश रची थी। पुणे की ये धरती इसकी साक्षी है। कांग्रेस ने सारा दोष निर्दोष हिंदुओं पर मरने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी। इन लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालकर प्रताड़ित किया था। कांग्रेस ने तो 26/11 मुंबई हमले का लांछन भी पवित्र भगवा पर लगाने की तैयारी कर रखी। कांग्रेस वाले तो भगवा को आतंकी कहने वाली किताबें तक छाप करके बैठे थे। जो लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि मामला कोर्ट में साबित हो, सजा का ऐलान हो, उसके पहले ही हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद इसको स्टैब्लिश कर दे, वही लोग दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। आपको दिग्विजय सिंह का एक और बयान सुनाता हूं। वो किस तरह भारत से फरार मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए तारीफों के पुल बांधा करते थे। जाकिर नाइक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। वो 2017 से भारत से भागकर मलेशिया चला गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के उसके लिए किस तरह के शब्द निकलते थे, देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। यही वो मोहब्बत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि एक वोट विशेष के लिए
वोट बैंक विशेष के लिए जाकिर नायक जैसा आदमी भी जो है वो शांति का दूत दिखने लगता है और हिंदू आतंकवाद, सनातन माफ कीजिएगा भगवा आतंकवाद, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। इस देश में हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश कई बार हुई। जैसे 1980 में यूपी के मुरादाबाद में भीषण दंगा हुआ था। इस दंगे का आरोप भी हिंदू संगठनों पर लगाया गया था। इस दंगे से जुड़ी जांच रिपोर्ट को 40 साल तक दबाकर रखा गया, 14 बार सार्वजनिक होने से रोका गया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने जांच की रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक की और तब जाकर दुनिया को सच पता चला। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू उत्तरदायी नहीं था और दंगा मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की वजह से हुआ। ऐसे ही 1984 में सिख दंगा हुआ था। इसे लेकर साल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सिख विरोधी दंगों के लिए संघ के लोग जिम्मेदार थे। गुजरात दंगों को लेकर कहा गया कि ट्रेन में आग और उसके बाद भड़के दंगे के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन जांच में इसके कोई सबूत नहीं। लेकिन प्रयास चल रहा था, प्रयास हो रहा था। पाठशाला में अब अगली क्लास। ममता के गढ़ बंगाल में घुसकर सीएम योगी ने दंगाइयों को क्या चेतावनी दी? राहुल प्रियंका हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्या अमेठी रायबरेली से लड़ने के लिए चुनाव? डॉन शाहबुद्दीन की पत्नी का सनातनी अवतार देखकर हैरान रह जाएंगे। यानी चुनावी खबरों का कंप्लीट चैप्टर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में तहलका मचा रखा है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा चल रही है। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं कर रहे हैं। टीएमसी की मुसीबत और बढ़ गई। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टीएमसी बहुत भड़की हुई है, वो आप खुद सुन लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि अभी तो ममता बनर्जी के लिए योगी वाली सियासी मुसीबत कैसे और बढ़ने वाली है। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी डिमांड है कि यूपी में तो वो एक दिन में 3-3 रैली कर ही रहे हैं। यूपी से बाहर भी सीएम योगी की भयंकर डिमांड चल रही है। आज बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 3-3 चुनावी रैलियां की। सबसे पहले सीएम योगी बहरामपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम योगी ने बीरभूम में चुनावी रैली और फिर आखिर में सीएम योगी आसनसोल पहुंचे। बंगाल की हर रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार की जमकर क्लास लगाई। बहरामपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने पूरे देश को दुर्गा पूजा का संदेश दिया, उसी बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही। सुनिए योगी को, फिर बताऊंगा कि टीएमसी कैसे योगी पर भड़की हुई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभ रही हैं। सीएम योगी की बंगाल में रैलियों के बीच टीएमसी योगी मॉडल पर सवाल उठाने लगे, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर
बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए योगी उसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार को कैसे घेरा। और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उधर अमित शाह भी आज बंगाल में थे। योगी कम नहीं पड़ रहे थे, अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने आज बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी रैली की। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को 30 सीटें मिल गई तो गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाए। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको बताऊंगा योगी शाह तो ममता के गढ़ में जाकर ललकार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों अपने ही गढ़ में जाने से हिचक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। अमित शाह और योगी तो बंगाल में जाकर दहाड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या अपने गढ़ में जाकर चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नई लिस्ट पर एक बड़ी खबर आ गई है। गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई है, जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम, जिसे लोग गुड़गांव भी कहते हैं, गुरुग्राम से टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट मिला है, जबकि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के सामने भूषण पाटिल कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे गए हैं। यानी 4 सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन इन 4 सीटों में भी ना अमेठी का नाम है, ना रायबरेली का नाम है। कांग्रेस की इस लिस्ट में भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं है, जबकि कई दिनों से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम आ जाएगा। अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने का असमंजस चल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पहले अटकलें लगने लगी थी कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को कैंडिडेट बनाया जाएगा। दावा तक तो यह तक कर दिया गया था कि नॉमिनेशन से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अब अटकलें हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दोनों पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, ऐसी कुछ खबरें भी चल रही हैं। यानी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा और सवाल उठ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी 150 सीट नहीं जीतेंगे, जो लोग 2 चरण के चुनाव के बाद कह रहे हैं कि मोदी तो गए हो, वो अपने ही गढ़ में क्यों नहीं आए हो? राहुल प्रियंका क्यों नहीं अमेठी रायबरेली से लड़ पा रहे अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो हार रहे हैं? अब तक तो नाम का ऐलान कर देते, अब लास्ट मिनट पे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह कंफ्यूजन तब से चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है और 20 मई को वोटिंग होनी है। यानी नामांकन को अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि दोनों नहीं लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि राहुल लड़ेंगे प्रियंका नहीं लड़ेंगी, कभी कहा जाता है प्रियंका लड़ेंगी राहुल नहीं लड़ेंगे। भैया इनका कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा। यहां नामांकन भरने की तारीख खत्म होने पर आ गई है। खैर, यह सब चलता रहेगा, चुनाव की खबरें बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं।